नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, लीजन ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि राज्य के हालात पर केंद्र सरकार की नजर, हिमाचल प्रदेश में अमित शाह को ग्राउंड रिपोर्टिंग देंगे अनुराग ठाकुर। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि श्रीनगर से एनआईए ने आतंकियों के 2 मददगारों को पकड़ा, घाटी में रच रहे थे बड़ी साजिश। चौथी खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतेगी 152 से ज्यादा सीटें, लोकसभा में भी 45 सीटें पक्की, बड़ा दावा सामने। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि सीएम योगी ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, तो शिव भक्तों ने योगी योगी और हर हर महादेव और जय भोले का किया उद्घोष। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में फिर से आएंगे मोदी, तो कमेंट में अपनी राय बताइए, वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, लीजन ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। जी हाँ दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस ने लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। ये सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है और पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। लीजन ऑफ ऑनर दुनिया भर के चुनिंदा प्रमुख नेताओं और प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया गया है और इनमें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, वेल्स के तत्कालीन राजकुमार किंग चार्ल्स, जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव घाली समेत अन्य इसमें शामिल हैं। फ्रांस द्वारा पीएम मोदी को दिए जाने वाले ये सम्मान उन्हें विभिन्न देशों द्वारा दिए गए शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों की लिस्ट में शामिल हो गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत के हालात पर केंद्र सरकार की नजर, अमित शाह को ग्राउंड रिपोर्ट देंगे अनुराग ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। इस बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर न सिर्फ अपने गृह प्रदेश की त्वरित मदद के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया, बल्कि वो 3 दिन के हिमाचल प्रदेश के दौरे पर भी रवाना हो गए, ताकि लौटकर आपदा व राहत बचाव कार्य संबंधी ग्राउंड रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंप सकें। गौरतलब है कि बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात की थी। अनुराग सिंह ठाकुर ने गुरुवार को दिल्ली में अमित शाह से भेंट कर बताया कि प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है और अब तक लगभग 88 लोगों की मौत हो चुकी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। श्रीनगर से एनआईए ने आतंकियों के 2 मददगारों को पकड़ा, घाटी में रच रहे थे बड़ी साजिश। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश मामले में शुक्रवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी ने श्रीनगर से कश्मीरी आतंकवादी समूह से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया और दोनों पाकिस्तान में बैठे लश्कर तैयबा के कमांडर और संचालकों के संपर्क में थे, हथियारों और धन की सप्लाई करने में काम में जुटे थे। और एनआईए के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुसाइफ फयाज बाबा उर्फ शोएब और हिलाल याकूब देवा उर्फ सेठी सोब के रूप में हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतेगी 152 से ज़्यादा सीटें, लोकसभा में भी 45 सीटें पक्की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 288 सीटों में से 152 से ज़्यादा सीटें और लोकसभा में 48 में से 45 सीटें जीतेगी। ये दावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भिवंडी में आयोजित महाविजय अभियान में बोलते हुए कही और उनके दावे के बाद बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल शिवसेना और एनसीपी को कितनी सीटें मिलेंगी, यह बड़ा सवाल उठ गया है। शिंदे 80 से 85 और अजीत पवार पहले ही 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। हालांकि बावनकुले ने कहा कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम योगी ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, तो शिव भक्तों ने योगी योगी हर हर महादेव और जय भोले का किया उद्घोष। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली मेरठ हाईवे पर शुक्रवार को कांवड़ यात्रा पर निकले शिव भक्तों को बेहद खास एहसास की अनुभूति हुई, क्योंकि सीएम योगी ने स्वयं उन पर पुष्प वर्षा की। सीएम योगी सीधे सहारनपुर से दिल्ली मेरठ हाईवे पहुंचे, जहां उन्होंने हजारों की तादाद में उपस्थित शिव भक्तों पर दोनों हाथों से पुष्प बरसाए। सीएम के लिए यहां पर विशेष मंच बनाया गया था, जिस पर खड़े होकर उन्होंने पुष्प वर्षा की। सीएम को अपने बीच पाकर कांवड़ियों का उत्साह भी 7वें स्थान पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि बैंड बाजे और डीजे की धुन पर थिरकते हुए उन्होंने भी सीएम योगी का अभिनंदन किया। इस बीच शिव भक्तों की ओर से योगी योगी हर हर महादेव और जय भोले का उद्घोष भी सुनाई दिया। वहीं दोस्तों, सीएम योगी के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और प्रमुख
सचिव गृह संजय प्रसाद भी उपस्थित रहे। इससे पहले शुक्रवार दोपहर को मेरठ के आसमान से शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जयशंकर ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, बोले आतंक के पनाहगारों को किसी भी तरह की रियायत नहीं देने की जरूरत। जी दोस्तों, आपको बता दें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों इंडोनेशिया की राजधानी में हैं और वहां आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने आए हैं। बैठक में शुक्रवार को एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर निशाना साधा और उन्होंने आसियान सदस्यों से आतंकवाद के मुद्दे पर समान, एकीकृत और शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि आतंकवाद के पनाहगाहों और वित्त पोषण नेटवर्क को नष्ट करना बेहद ज़रूरी है। इंडोनेशिया की राजधानी में आसियान क्षेत्रीय मंच की मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग और अवैधीकरण को बढ़ावा देकर वैश्विक चुनौतियों का जवाब दे रहा है। साथ ही विवादों को सुलझाने के लिए कूटनीति पर जोर दे रहा है। बता दें कि पाकिस्तान पर उसके देश से होने वाले सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए दबाव भारत डालता रहता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगले 5 दिन कई राज्यों में होगी भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में इस समय जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश की वजह से देश की राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों पर शहर डूबे हुए हैं और दिल्ली में यमुना नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। हालांकि 2 दिनों से बारिश कुछ थमी हुई है, लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 5 दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले 5 दिनों तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है और इसके साथ ही बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय में भारी बारिश की उम्मीद है और इसके बाद यहाँ बारिश में कुछ कमी आएगी और इसके साथ ही पूर्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ इलाका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कोंकण और गोवा में 17 जुलाई से बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आसमान में गरजा राफेल, परेड में गूंजा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फ्रांस में भारत का डंका। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस की धरती से लेकर आसमान तक हिंदी की धूम नजर आई, जहां एक तरफ भारतीय सैन्य दल ने सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च किया, जबकि भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों ने बैलिस्टिक डे परेड में चैम्प्स एलिसीज के ऊपर फ्लाई पास्ट में भाग लिया। पंजाब रेजिमेंट ने मार्च का नेतृत्व किया और उसके बाद भारतीय नौसेना और फिर वायुसेना ने 1979 में बेस्तिल के ऐतिहासिक पतन को चिन्हित करने के लिए वार्षिक परेड में अपनी छाप छोड़ी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आसमान को चीरते हुए अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित हुआ चंद्रयान 3, पीएम मोदी बोले वैज्ञानिकों के अथक समर्पण और प्रतिभा को सलाम। जी हाँ दोस्तों, भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 को शुक्रवार को 2:35 पर सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया और इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए इसरो और वैज्ञानिकों को बधाई दी है। वहीं चंद्रयान 3 के बूस्टर सफलतापूर्वक अलग होकर अंतरिक्ष की कक्षा में चले गए हैं। कमांड सेंटर में पूर्व इसरो चीफ डॉक्टर के सिवान और इसरो के मौजूदा प्रमुख एस सोमनाथ समेत तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक उपस्थित रहे। वहीं चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में जाता हुआ देखने के लिए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पहुंचे और उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए गौरव का क्षण है। फ्रांस दौरे पर गए पीएम मोदी ने इस ऐतिहासिक पल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा और ये प्रत्येक भारतीयों के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरता है। यह अहम उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है और मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 42% महंगाई भत्ता, सीएम शिवराज की मध्य प्रदेश में बड़ी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य के लाखों कर्मचारियों को अगस्त महीने में केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा और डीए की नई दरें जनवरी 2023 से लागू होंगी। ऐसे में एरियर भी दिया जाएगा। इसकी घोषणा शुक्रवार को खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। इस संबंध में जल्द आदेश जारी किए जाएंगे और इसका लाभ प्रदेश के 7,50,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। दरअसल जनवरी से जून तक महंगाई भत्ते का एरियर 3 समान किस्तों में मिलेगा। 42% महंगाई भत्ता जुलाई महीने के वेतन में जुड़कर मिलेगा, जो कि अगस्त महीने से दिया जाएगा। और इसके अलावा सीएम ने ऐलान किया है कि 6वां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में समानुपातिक वृद्धि होगी। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से हालत बेहद खराब, सैकड़ों पर्यटक फंसे, 1100 से ज़्यादा सड़कें बंद। जी हाँ दोस्तों,
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को दावा किया कि पिछले 3 दिनों में कुल्लू और मनाली में लगभग 25,000 पर्यटकों को यहां से निकाला गया है, लेकिन सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं क्योंकि भूस्खलन और बाढ़ के कारण 1100 से अधिक सड़कें बंद हैं। खबरों के मुताबिक चंबा, शिमला, सिरमौर, किन्नौर और अन्य जिलों में बड़ी संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी बंद होने के बाद जो लोग अधिकारियों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे वो पुलिस और जिला प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं। लापता लोगों का पता जानने के लिए सोशल मीडिया पर भी कई संदेश साझा किए गए हैं। दोस्तों, हिमाचल में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य के 8 शहरों मनाली, सोलन, रोहड़, ऊना, धमरूर, पच्छाद, हमीरपुर और केलांग ने जुलाई में एक दिन की बारिश के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 4 दिनों में यहां पर किन्नौर और लाहौल और स्पीति जिले में पूरे मानसून सीजन की 43% और 33% बारिश हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 16 जुलाई तक दिल्ली में स्कूल कॉलेज बंद, सरकारी ऑफिस में WFH का आदेश, लाल किले तक पहुंचा पानी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में दोपहर 1 से 2 बजे के बीच कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। दोपहर 1 बजे जलस्तर 208.62 मीटर दर्ज किया गया। 2 बजे भी यही स्तर पाया गया। वहीं बाढ़ का पानी लाल किले तक पहुंच गया है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली में बाढ़ की हालत को देखते हुए उपराज्यपाल ने DDMA की बैठक बुलाई थी और इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। दिल्ली के सभी स्कूलों और कॉलेजों को रविवार तक बंद करने का फैसला लिया गया है और इसके अलावा गैर जरूरी ऑफिसों में भी रविवार तक छुट्टी कर दी गई है। सभी प्राइवेट ऑफिस को कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें और इसके साथ ही कश्मीरी गेट के आसपास बने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी रविवार तक बंद रखने के लिए कहा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित मनाली, कुल्लू और मंडी का करेंगे दौरा। जी हां दोस्तों, भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ की भयावह स्थिति बन गई है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शुक्रवार को भारी बारिश की वजह से पैदा हुए बाढ़ के कारण भारी नुकसान का जायजा लेने के लिए अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। दोस्तों, नड्डा शुक्रवार को दिल्ली से रवाना होकर सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुंचेंगे और मंडी जिले में नड्डा अनेक इलाकों का दौरा कर बाढ़ की वजह से हुए नुकसान का जायजा लेंगे और उसके बाद नड्डा कुल्लू पहुंचकर वहां भी बाढ़ प्रभावित कई इलाकों का दौरा करेंगे। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष भारी बारिश की वजह से पैदा हुए हालात का जायजा लेने के लिए मनाली जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह से मिले जयराम ठाकुर और मांगी मदद, जिसके बाद केंद्र ने जारी की 180 करोड़ की पहली किस्त। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर वीरवार को दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और हिमाचल के मौजूदा हालात से अवगत कराया। उन्होंने आपदा के वक्त हिमाचल का सहयोग करने के लिए गृह मंत्री का आभार भी जताया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने हिमाचल प्रदेश की हर मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि हिमाचल के पुनर्निर्माण में केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी और अभी राहत और बचाव कार्य में लगी एजेंसियां फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए और मूलभूत सुविधाओं की बहाली में जी जान से लगी है। आगे भी राज्य सरकार को जिस भी सहयोग की आवश्यकता होगी उसे उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संकट के क्षण में उन्होंने हिमाचल प्रदेश की मदद की और उस मदद से हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे लोगों की जान बचाने में हम सफल हुए। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि शुक्रवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। दौरा के दौरान और भी जो चीजें सामने आएंगी उस बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गृह मंत्री को अवगत करवाएंगे। वहीं दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से निपटने के लिए 180 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। समान नागरिक संहिता के नाम पर मुसलमानों को भड़काने से बाज आए मुस्लिम नेता, विश्व हिंदू परिषद का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने देश के कुछ मुस्लिम नेताओं पर मुसलमानों को समान नागरिक संहिता के नाम पर भड़काने से बाज आने की नसीहत देते हुए कहा है कि भारत का संविधान और न्यायपालिका बार बार कहती है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। वर्तमान सरकार ने लॉ कमीशन की स्थापना की। लॉ कमीशन ने संपूर्ण देश की राय जानने के लिए एक निमंत्रण भेजा और ये स्वागत योग्य कदम है और इससे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं हो सकती है। जैन ने कहा कि इसे लेकर देश के लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। जो सहमत हैं वो सहमति दे सकते हैं और जो विरोधी हैं वो अपना विरोध भी दर्ज करा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ मुस्लिम नेता इसका प्रयोग मुस्लिम समाज को भड़काने के लिए कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
विश्व हिंदू परिषद ने मुस्लिम नेताओं से कहा है कि वो समान नागरिक संहिता के नाम पर मुस्लिम समाज को भड़काना बंद करें। और इसी के साथ जैन ने समान नागरिक संहिता को मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं के लिए आवश्यक बताते हुए पूछा कि क्या ये मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को शोषण से मुक्ति दिलाकर उनका अधिकार नहीं दिलाना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कुर्सी कुमार की हिटलर शाही उजागर हुई, भाजपा बोली बिहार में लोकतंत्र की जगह ठोकतंत्र ने ले ली है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में भाजपा ने जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार और सरकार के खिलाफ बिहार में भाजपा हमलावर है और राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति और तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा ने मार्च का आयोजन किया था और ये मार्च गांधी मैदान से विधानसभा की ओर जानी थी। हालांकि डाक बंगला चौराहे पर ही बवाल जबरदस्त तरीके से मच गया और पुलिस ने खूब लाठियां भाजी। भाजपा का दावा है कि उसके एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है जबकि दर्जनों कार्यकर्ता घायल हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पटना में भाजपा प्रदेश कार्यालय में कई घायलों का इलाज भी किया जा रहा है। भाजपा अब नीतीश कुमार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साध रही है। भाजपा का दावा है कि बिहार में अब लोकतंत्र नहीं ठोकतंत्र हो गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश बाबू कान खोलकर सुन लीजिए, सम्राट न पहले कभी डरा था और नहीं ही कभी डरेगा। उन्होंने जेपी हॉस्पिटल में जाकर पुलिसिया बर्बरता कार्रवाई से घायल भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। साइबर क्राइम और डार्क नेट से रहना होगा सतर्क, G20 बैठक में अमित शाह बोले इंटरनेट के जरिए पनप रहा है आतंकवाद। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों दिल्ली के होटल ग्रैंड हयात में आयोजित G20 की 2 दिवसीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और अमित शाह ने इस बैठक में इंटरनेट के जरिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने पर चिंता जाहिर की। दोस्तों NFT, AI और मेटावर्स के युग में यहाँ पर अपराध और सुरक्षा के विषय पर उन्होंने अपनी बात रखी। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे पर भी गृह मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों पर साइबर क्राइम का खतरा मंडरा रहा है और दुनिया के कई देश साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि आतंकवादी अपनी पहचान छिपाने और कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाने के लिए डार्क वेब का उपयोग कर रहे हैं और हमें डार्क वेब पर चल रही इन गतिविधियों के पैटर्न को समझना होगा और समाधान ढूंढना होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आपदाओं से यूपी के लोगों को जागरूक करेगी राहत चौपाल, अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की आशंका के चलते योगी सरकार ने कसी कमर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में अत्यधिक वर्षा और नदियों की स्थिति के चलते बाढ़ की आशंका को देखते हुए योगी सरकार ने अभी से कमर कस ली है। सीएम योगी के निर्देश पर जनपदों के संवेदनशील गांवों में बाढ़ प्रबंधन एवं राहत व बचाव के लिए राहत चौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं और राहत चौपाल का उद्देश्य बाढ़ जैसी आपदा के समय होने वाले नुकसान को कम करना या रोकना है, साथ ही भविष्य में होने वाली आपदाओं के प्रति लोगों को सचेत करना भी है। राहत आयुक्त GS नवीन कुमार ने बताया कि गत दिनों से प्रदेश के कुछ जनपदों में अत्यधिक वर्षा हो रही है और प्रदेश में हो रही वर्षा को देखते हुए जनपदों में बाढ़ प्रबंधन एवं राहत व बचाव कार्यों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किया जाना जरूरी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश में अमित शाह ने संभाल लिया है मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुट गई है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को अचानक भोपाल पहुंचे और पार्टी की तैयारियों को लेकर अहम बैठक की। अमित शाह की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर विजय संकल्प अभियान शुरू करने का फैसला लिया गया और इस अभियान का स्वरूप क्या होगा इसे लेकर अभी अधिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी विजय संकल्प अभियान के तहत विजय संकल्प रैलियों, विजय संकल्प रथ यात्रा की शुरुआत कर सकती है। बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी विजय संकल्प रथ यात्रा की शुरुआत की थी। देवभूमि में बीजेपी का यह प्रयोग सफल रहा था और पार्टी ने परंपरा तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बना ली। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि खुद अमित शाह ने यहाँ पर मध्य प्रदेश का मोर्चा संभाल लिया है और मध्य प्रदेश में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार को बनाने का लक्ष्य है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारी बारिश के चलते मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक स्थगित। नरेंद्र नगर में 15 जुलाई को होना था आयोजन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 15 जुलाई को नरेंद्र नगर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक स्थगित कर दी गई है और ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा का आरोप, कर्नाटक में चल रहा है जंगल राज। जी दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक में जंगल राज जैसा माहौल है, जिस वजह से आम आदमी बिना डर के बाहर नहीं निकल पा रहा है। पूर्व सीएम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जैन मुनि की हत्या कर दी गई, हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, आम लोगों की हत्या की जा रही है और तकनीकी विशेषज्ञों की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हत्यारे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो अपलोड किया था क्योंकि उसे कोई डर नहीं है। पुलिस पर दबाव डाला जा रहा है और एक पुलिस अधिकारी जिसने गैर कानूनी कार्य को रोकने की कोशिश की थी, उसकी हत्या कर दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने राजनीतिक आकाओं के आगे नतमस्तक हैं और हत्यारों में बिल्कुल भी खौफ नहीं है। हमारी सरकार हमारी मांगों का जवाब नहीं दे रही है और हमने राज्यपाल से डीजीपी और आईजीपी को तलब करने और इस संबंध में निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। कर्नाटक की स्थिति को केंद्र सरकार के संज्ञान में लाने का भी अनुरोध किया गया है। राज्यपाल ने हमसे वादा किया है कि वो वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे। हम राज्यपाल के आदेश का इंतजार करेंगे और मामला को जनता के बीच ले जाएंगे।